नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत है। देश में 3 नए क्रिमिनल लॉज लागू हो गए। पुरानों को रफा दफा कर दिया अमित शाह जी और मोदी जी की जोड़ी ने। और देखिए, इस पूरी क्रोनोलॉजी और इसके असर को समझने के लिए ये केस स्टडी देखिए। जो पहली दूसरी एफआईआर हुई हैं वो किन पर हुई हैं? देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और एक गरीब शख्स रेहड़ी लगाकर सड़क किनारे आम बेच रहा है, उसके खिलाफ सबसे पहला मामला दर्ज होता है। और बताया जाता है कि यह एक घनघोर अपराधी है क्योंकि यह इंक्रोचमेंट कर रहा है, पब्लिक टॉयलेट के सामने बेच रहा है। बहुत सी धाराएं लगी हैं, लेकिन इससे समझ आता है कि जो पूरे देश में इन 3 क्रिमिनल लॉज के खिलाफ, 3 पेनल कोड्स के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, वह दरअसल क्यों उठाई जा रही है। देखिए, जिस तरह से इंडियन पेनल कोड बन गया भारतीय न्याय संहिता, जिस तरह से सीआरपीसी को बना दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और जिस तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट को बना दिया गया भारतीय साक्ष्य संहिता, इन तीनों के इर्द गिर्द पूरे देश में बड़े पैमाने पर अलग अलग मोर्चे खुले हुए हैं। सबसे पहले दक्षिण भारत के राज्यों ने कहा कि यह जो सारा का सारा टर्मिनोलॉजी आपने क्रिएट किया है वह हिंदी में है, जबकि यहां हिंदी बोली नहीं जाती और आज की तारीख तक इसका आपने तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद नहीं किया है, ट्रांसलेशन नहीं किया है। लिहाजा इसे लागू करना, इसके बारे में समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन मामला सिर्फ ट्रांसलेशन या तर्जुमा का नहीं है, मामला इंटेंशन का है। इंटेंशन का यह है कि जिस समय इन्हें संसद में पारित किया गया, 17वीं लोकसभा में पारित किया गया, उस समय तकरीबन 150 जो विपक्ष के सांसद थे वे निष्कासित थे और अफरा तफरी में बिना किसी डिबेट डिस्कशन के इसे पारित किया गया। और इसके बारे में चाहे वो बार बेंचेस हों या फिर पुलिस अधिकारी हों और राजनीतिक दल, तो निश्चित तौर पर गहरे सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल इसके जरिए भारत को एक पुलिस स्टेट में तब्दील करने की पूरी रूपरेखा तैयार कर दी गई है और उसे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इनके जरिए पुलिस को अकूत पावर दे दी गई है। बिना वारंट के वह गिरफ्तार कर सकती है, 90 दिन तक रख सकती है, व्यक्ति को खुद ही प्रूफ करना होगा। बहुत लंबी सीरीज है। आज उस लंबी सीरीज में मैं नहीं जा रही हूं, मैं सिर्फ आपको आवाज सुना रही हूं, वे मुद्दे सुना रही हूं जिन पर अगर हमने और आपने ध्यान नहीं दिया आज की तारीख में, तो हमारा और आपका जीवन बड़े भीषण संकट में उतर जाएगा। और सोचिए, जिस तरह से अभी देश में जो बवाल है, जो नीट एग्जाम से लेकर नेट एग्जाम तक स्कैंडल हुआ है, इस पर जो छात्र बोल रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, वे सारे लोग भी क्रिमिनलाइज हो सकते हैं। जो लॉ आज से लागू हो रहा है उन सब की माने तो। सबसे पहले सुनते हैं सीपीएम के नेता महासचिव सीताराम येचुरी को, वे किन मुद्दों पर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। These laws were passed in the parliament when nearly 150 MPs were suspended. These changes are directly affecting the civil liberties and democratic rights of the people. A police officer can decide on such a charge and declare anybody as a terrorist. Under the UAPA, the declaration of somebody as a terrorist required this sanction from the higher authority. Now that is done away with. All these are directed at curtailing the democratic rights and civil liberties of the people, and this is a move towards a totalitarian state. So the 1st of July will be under the new law. इस पर संसद के भीतर हैदराबाद से सांसद एआईएमएम के नेता ओवैसी ने जिस तरह से बहस की और जिन बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया, वे निश्चित तौर पर काबिले गौर हैं, क्योंकि उससे पता चलता है कि जमहूरियत
यानी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा संकट जो है, उन्हें किस तरह से यह बढ़ा रहे हैं 3 कानून। खास बात देखिए कि यहां ओवैसी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से जोड़ते हैं इन कानूनों को और सीधे सीधे कहते हैं कि जिस तरह के हथियार आप दे रहे हैं पुलिस प्रशासन को, अकूत पावर दे रहे हैं, अनचैलेंज्ड पावर दे रहे हैं, वो एक समय आपके लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है। और यहां पर 2 चीज़ों का खास जिक्र करते हैं वे, लिंचिंग को लेकर जो बात है और लव जिहाद को लेकर जो बात है, और साथ ही साथ रेप को लेकर जो डिजास्टर है इसमें, क्योंकि सारी जो प्रक्रिया रही है अभी तक बलात्कार और यौन शोषण को खत्म करने और उससे संबंधित कानून में संशोधन करने की, उन सब पर पानी फेरता हुआ यह तीनों कानूनों का पूरे के पूरा अलग अलग क्लॉज है। सुनते हैं ओवैसी को। ये सब छीन ले रहे। अच्छा सर, इसमें आपने लिंचिंग का एक कानून बनाया बीएनएस में, सेक्ट क्लॉज 103 में। अब आप इसमें देखिए सर, लिंचिंग कब हो सकता है? जब आप ये बताएंगे कि ये पर्सनल बिलीफ पर मारा गया, किसी को जेंडर पर मारा गया, कास्ट पर मारा गया। सर, आप तो एक्यूज को तो मौका दे रहे छोड़ने के लिए, आप तो एक्यूज को मौका दे रहे। अच्छा, पर्सनल बिलीफ में रिलीजन क्यों नहीं लिखते भैया आप? रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता है क्या? आपका प्रोविजन नहीं है क्या? स्टॉकिंग नहीं होती है मर्दों की? जस्टिस जेएस वर्मा सर, जस्टिस जेएस वर्मा का जेंडर न्यूट्रल बनाइए। अच्छा, क्लॉज 69 को, क्लॉज 69 लव जिहाद आ गया। देखिए सर, क्लॉज 6 लव जिहाद आ गया, उसमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव ही नहीं कर पाएंगे आप। अब उसमें क्या बताना पड़ेगा? सप्रेसिंग आइडेंटिटी, यानी अगर कोई महिला मोनू मानेसर चोमू चंडीगढ़ से इश्क करती है, बाद में उसको मालूम होता है कि वो मानेसर का नहीं है, चंडीगढ़ का नहीं है, तो क्या क्लॉज 69 एक्शन में आएगा? और साथ ही साथ देखिए कि जिस समय ये नए कानून लागू हो रहे हैं उस समय लाखों की तादाद में केस पेंडिंग हैं, और जो केस पेंडिंग हैं उनकी सुनवाई होगी जो इससे पहले के कानून थे उनके मुताबिक, और जो नए केस दर्ज होंगे, जैसे मान लीजिए जिसका जिक्र मैंने किया, वह आम बेचने वाला शख्स, उसके ऊपर सारी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई नए कानूनों के तहत। ये जो बड़ा मेस है, इतना बड़ा संकट खड़ा किया गया है जिसमें पुलिस जूझेगी, अदालतें जूझेंगी और हम और आप तो उसके शिकार होंगे ही होंगे। इसका जिम्मेदार कौन होगा और इसकी क्या जरूरत थी? इसकी एक भी जरूरत अभी तक न देश के प्रधानमंत्री और न देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनका यह ब्रेन चाइल्ड बताया जाता है, वह जनता जनार्दन को बता चुके हैं। कहीं भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर इसे लागू किया जा रहा है कि इससे पहले वाले कॉलोनियल सोच के कानून थे, लेकिन उन्हें बदलने के लिए जो हड़बड़ाहट दिखाई गई और जिस तरह से बिना बहस के और बिना किसी ग्राउंड वर्क के, बिना पूरे सिस्टम को तैयार किए ये हमारे और आपके ऊपर थोप दिया गया है, वह दरअसल खतरनाक है। शुक्रिया।